आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, रेस में दौड़ते सब है क्या फर्स्ट? सारे आते नहीं सर, फर्स्ट एक ही आता है। सेम वैसे यार सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड की तैयारी सब कर रहे हैं, बट उनमें से कुछ 1% ऐसे होंगे जो ये कर रहे होते हैं एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है। तो आप सब बहुत परेशान थे कि सर एनसीईआरटी एक्टिविटी इतनी सारी है तो क्या सारी करेंगे? नहीं सर, आप सीबीएसई बोर्ड का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आप इनमें से कोई सी भी बुक उठा लो, चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैंपल पेपर, आप इनमें से हर जगह पाओगे तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है एनसीईआरटी एक्टिविटीज है। एनसीईआरटी एक्टिविटीज का दबदबा हर जगह है। सो क्यों ना एक ही शॉट पे पूरी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को किया जाए और क्या इंपॉर्टेंट है सब ग्रैब किया जाए। तो जब बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि सर बस इतना ही था, हम बेवजह परेशान हो रहे थे कि अच्छा एनसीईआरटी एक्टिविटीज कहां से करें, तो पूरी एनसीईआरटी एक्टिविटीज का स्वाहा करने जा रहे हैं। और यह सिर्फ वो है जो 1% के अंदर आते हैं जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज को ग्रैब करते हैं, ताकि हम सबका स्कोर सीबीएसई के बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 का होगा, बिल्कुल होगा। एंड आज आप सबको मैं एक चैलेंज देके जा रहा हूं, अगर इस वीडियो पे 20 के व्यूज और 2 के लाइक्स इन सिंगल डे हो जाता है, आपके लिए मैं कुछ ग्रैंड प्लान कर रहा हूं साइंस के लिए स्वाहा करने के लिए। टारगेट आपके ऊपर अगर आप पूरा कर देते हैं। और वन मोर थिंग बच्चा लोग, यानी आप सबको पूरा फेब का प्लान दिया हुआ है, पूरे फेब का, ये कब कब हम क्या क्या करने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सब जाके देख लेना प्लानर के अंदर, पूरे प्लानर पे हम क्या क्या क्लास कब कब कहां कहां करने जा रहे हैं। यस, तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अपने एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ। जब भी आप इसको कर रहे हो कोई खाली नहीं बैठेगा, मैं चेक कर रहा हूं। आप अपने एनसीईआरटी बुक में मार्क करते चलना, क्योंकि इसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी एक्टिविटी नहीं करनी। फर्स्ट एंड लास्ट है। और देखा जाए सबसे पहले एक्टिविटी से, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी 1.1 पे। तो यहां पर आपके पास ये जो मैग्नीशियम की रिबन है, जब इसको बर्न करते हैं तो उससे पहले इसको सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि हम उसके ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर सके। और हाँ, यहां पर जब मैग्नीशियम बर्न होगा वाइट डार्जलिंग फ्लेम से होगा। और साथ में ये जो आपका मैग्नीशियम है, यस, इसको बर्न करते समय कहा जाता है कि अपनी जो आईज है उसको आप प्लीज प्रोटेक्ट करो, क्योंकि डार्जलिंग फ्लेम निकल रहा है तो आपकी आई को डैमेज कर सकती है। और साथ में बात की जाए मैग्नीशियम, वो आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लिखा हुआ क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम बर्न हुआ आपका वाइट डार्जलिंग फ्लेम से और साथ में मैग्नीशियम बन चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लोगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यस, वो आपका बेसिक इन नेचर है। तो अगर बेसिक इन नेचर है तो जो पीएच वैल्यू है वो आपका 7 to 14 के बीच में हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.2। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, जब आप लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लोगे साथ में पोटेशियम आयोडाइड है, तो यहां पर क्या आपको ध्यान रखना है, लेड आयोडाइड बनेगा जो कि येलो रंग का प्रेसिपिटेट है। और यहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। जब यहां बात की जाए 1.3 में, ये जो जिंक के ग्रैनुअल्स हैं इसको आप अगर HCl से कराओगे यार, यहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में जिंक क्लोराइड है। लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक लेते हैं तो बनेगा आपका जिंक सल्फेट है। और ये साथ में एक्सोथर्मिक भी होता है, थोड़ा सा हीट जो है रिलीज हो रहा होता है। पूछा गया आपसे क्या टेम्परेचर में चेंज होगा, तो आपका आंसर क्या है, यस सर, क्योंकि आपका एक्सोथर्मिक है। जो जो मैं आपसे बोलते जा रहा हूं आप प्लीज को ध्यान से सुन के अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट यार, काफी क्वेश्चन बने हैं। पहली बात तो ध्यान दो, यहां पर हुआ क्या है, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम प्यार से बोलते हैं क्या, क्विकलाइम है, उसको आपका वाटर से रिएक्ट करवाया जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं, ये बन जाता है आपका, बोलो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम आपका। और साथ में आपका यहाँ पर जब वो कंबाइन होगा तो कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, साथ में हीट एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो क्या मैं इसको एक्सोथर्मिक कह सकता हूं, तो आपका आंसर होगा यस। और साथ में कॉम्बिनेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से रिएक्टेंट जब जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे आ जाओ। और हाँ, ये जो डू यू नो यार, ये इसको प्लीज इसको रीड करना, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी की वजह से आपका व्हाइट शाइनी फिनिश आता है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा यार, ये देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसे क्विकलाइम बोलते हैं। ये जो स्लेक लाइम है ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है इसे स्लेक लाइम बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है उसके एक्वस सोल्यूशन को लोगे तो उसी को लाइम वाटर का नाम दिया जाता है। यस, आप ऐसा कह सकते हैं चैप्टर फर्स्ट और सेकंड तो लगभग पूरी एनसीईआरटी एक्टिविटीज के ऊपर ही बेस है। यहां पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, ध्यान देना,
फेरस सल्फेट की जो क्रिस्टल्स हैं उनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने होते हैं आपका? यस एग्जैक्टली आपका 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जब आप इसे गर्म करोगे तो आपके पास सबसे पहले जो फेरस सल्फेट अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करेगा और वो बन जाएगा फेरस सल्फेट है। पहले उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था तो इसे हम कहते हैं आपका हाइड्रेटेड। जैसे वो लूज करेगा तो बन जाएगा एनहाइड्रस और जो कलर में चेंज आएगा वो हो जाएगा आपका यस ग्रीन से आपका हो जाएगा व्हाइट है। उसको और आप गर्म करोगे तो और गर्म करने पर यार वो ब्रेक हो जाता है और साथ में यहाँ बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिकम्पोजिशन है और साथ में आपका एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एनर्जी आपका एब्जॉर्ब हो रही है। और साथ में ध्यान देना आपका जो फेरस सल्फेट था जब उसने वाटर खोया तो व्हाइट बन गया। अब फेरिक ऑक्साइड के बनने की वजह से रेडिश ब्राउन आ चुका है और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा। और साथ में ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड है ये आपके टॉक्सिक है, इसीलिए कहते हैं कि देखो पढ़ो क्या लिखा है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। लेकिन हम तो बड़े बदमाश हैं, नेबर को तो भैया करेंगे, लो भैया आप नाक की तब ले लो। चलो क्या आगे बढ़े, यस। और 1.6 की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो लेड नाइट्रेट का पाउडर है का येलो, ये व्हाइट रंग का होता है। आप जब इसका डिकम्पोजिशन कराओगे तो सबसे मेन क्या है, यहां पर आपको ब्राउन फ्यूम्स नजर आएगा। और ब्राउन फ्यूम्स जो है किसकी वजह से आता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत बार पूछा गया है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? हाँ जी सर, ये आपका इसका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक नेचर है तो इसका जो पीएच है वो आपका बोला जाए जल्दी से, हाँ जी पीएच जो आपका 0 से 7 के लाई करेगा। 1.7 की बात करते हैं और हाँ ऊपर सेम एंडोथर्मिक है और साथ में आपका देखो रिएक्शन लिखा हुआ है और आपका एंडोथर्मिक के साथ साथ ये डिकम्पोजिशन भी है। 1.7 पे आपके पास है क्या? यस ये वाटर है। हम यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय हम यहाँ पर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते, पूछा गया सीबीएसई ने क्यों ऐड किया, कि मुझे पता है ये वाटर यार, ये जो वाटर है ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हम चाहते हैं इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से गैस कौन से आपके यस इलेक्ट्रॉन बन रही हैं, तो ये आपके जो ऑक्सीजन है ये बन रहा होता है। आपको ध्यान देना आपका कहाँ बच्चा, यस आपके पास एनोड पे और साथ में ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये बन रहा होगा आपका कहाँ पर? कैथोड पे। कैसे याद किया था हमने? बोलो हाई कोट आओ ना, देखो H से H और आपका C हाई कोट, H से हाइड्रोजन, C से कोड से कैथोड है, याद रहेगा। और आओ ना AO, बोलो A से एनोड और O से आपका ऑक्सीजन है। यहां पर जो हाइड्रोजन बनता है इसका वॉल्यूम जो है डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो पूछा गया क्या वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, तो आपका आंसर होगा वॉल्यूम आपका सेम नहीं है। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन के डबल है। क्यों? क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो H2O, H2 में H आपके 2 है बेटा और O आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? और हाँ यस एग्जैक्टली, क्या ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन? आपका आंसर यस हो जाएगा। चलो क्या है, एक्टिविटी 1.8 को देखकर तो मुझे हमेशा एक ही गाना आता है, मेरे सामने वाली खिड़की में यह सनलाइट की रेज आती है, जब वो आती है तब किसको तोड़ती है बच्चा? AgCl को। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, ये व्हाइट रंग का पाउडर है। जैसे ही सनलाइट एक्सपोज होता है हम क्या देखते हैं, जो व्हाइट रंग है वो आपका बदल जाता है किस में? यस ग्रे पे, क्योंकि AgCl से क्या बन गया? Ag। ये Ag के बनने की वजह से, AgCl तो आपका बच्चा व्हाइट होता है, Ag की बनने की वजह से यहाँ पर जो है व्हाइट से ग्रे हो जाता है। और यहाँ पर सनलाइट ने किया इसलिए इसको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और ये जो रिएक्शन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हो रही होती है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ जी सर, यस। ये कौन भूल सकता है? सबसे पहले कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर सब ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन कलर होता है आपका ब्लू। डन है क्या? आपने आयरन की नील डिप की तो आपको पता है जो आयरन है यार वो आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। सबसे पहला क्या यार, ये जो ब्लू कलर है आपका कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो किस में बन जाएगा? आपका पेल ग्रीन है, क्योंकि आपके पास हुआ क्या, ये कॉपर सल्फेट की वजह से आपका कौन सा कलर था? ब्लू ना। आप कॉपर सल्फेट रहा क्या? नहीं ना, बन गया फेरस सल्फेट है, तो ब्लू से क्या बन चुका है? ब्लू से आपका ग्रीन बन चुका है। और ये जो कॉपर बना है यही कॉपर आपके जो आयरन के नेल है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आप साफ साफ देख सकते हो ये ब्राउन रंग बन रहा है। डन, हाँ जी। और बात की जाए रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये जो आपके पास है बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, सोडियम सल्फेट है और साथ में बैरियम क्लोराइड है। जब आप रिएक्शन यहां पर करवाओगे तो हुआ होगा क्या, आपका बैरियम सल्फेट एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस में देखने को मिलेगा और इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तभी हम इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और लास्ट में आ जाओ बट नॉट द लीस्ट, कॉपर का पाउडर है। कॉपर के पाउडर का आपने लिया यार, जो कि ब्राउन कलर का होता है। आप जब इसे गर्म कर रहे हो तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो आपका ब्राउन कलर है, ब्राउन से क्या हो जाता है, ब्लैक रंग का सब्सटेंस बन जाता है। तो ब्लैक रंग का सब्सटेंस क्यों बना है, क्योंकि आपका ये जो कॉपर है उसमें ऑक्सीजन आपका ऐड हो गया। लिखा भी हुआ देखो, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एड द कॉपर, और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड है। मतलब आपका जो कॉपर है ब्राउन कलर का है और जो कॉपर का ऑक्साइड है ब्लैक रंग का हो जाता है। अब बात की जाए कौन सी रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन है, डन। और उसके बाद जो आपका ब्राउन से ब्लैक हो गया ना, उसमें से अगर तुम फिर से हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे तो कॉपर बन जाता है। इसका मतलब पहले ब्राउन से ब्लैक हुआ, देन ब्लैक से फिर से ब्राउन हो जाता है। एंड यस, चैप्टर फर्स्ट की बात की जाए तो आपको इतनी ही आपके एनसीईआरटी की यहाँ पर एक्टिविटीज करनी है। अब आ जाओ चैप्टर सेकंड। देखो एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट सेकंड तो पूरा कह सकते हो आप, अगर आप एनसीईआरटी की एक्टिविटी करते हो ना यार, तो आपका लगभग 80 से 90% पूरा चैप्टर हो जाता है। हाँ जी ओके क्या ध्यान रखने लायक बातें हैं आपका, यस यहां पर दो बातें कर रहे हैं, एक तो है फिनोल्फथैलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। यार ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब ये अपने कलर में चेंज करेंगे। और साथ में सिंथेटिक क्यों बोला, क्योंकि मैनमेड है, नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और फिनोल्फथैलीन यार ये देखो, ये प्लीज नोट कर लो, एसिडिक में कलरलेस रहेगा बट आपका जो बेसिक उसमें पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात की जाए तो आपका एसिडिक में वो रेड हो जाता है और बेसिक में आपका येलो। नोट कर लो। और कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि अपने स्मेल में चेंज करके आपको बताते हैं कि आपका जो सामने वाला इंडिकेटर है वो एसिडिक है, बेसिक है, और इसी को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ जी सर ओके। ये जो फिगर है एज इट इज बहुत सारे एग्जाम में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में रखा गया है। लॉजिक यार वो सेम वही कहानी है ये चैप्टर फर्स्ट में था। जिंक ग्रैनुअल्स है, इसका रिएक्शन देख रहे हैं हम किसका, सल्फ्यूरिक एसिड से। बात की जाए तो मेटल जो है उसको एसिड से रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक गैस बनेगा, आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। और हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए ना जाने कितनी बार पूछा गया है, तो क्या करते हैं आप बाहर क्या लेके आ जाओ, कैंडल ना, तो हम क्या देखेंगे कि आपका ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड से बर्न हो रहा होता है। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद पॉप साउंड है, पक्का, यस ओके। सेकंड आज बेटा यहाँ पर आपके पास है क्या, ये मेटल का, ये जो मेटल के कार्बोनेट होते हैं आपको दिख रहा है, ये मेटल का जो कार्बोनेट है, क्या मुझे आप कमेंट पे बता सकते हो मेटल के कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, एसिडिक की बेसिक, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन है। तो ये जो मेटल का कार्बोनेट है इसका रिएक्शन हम आपका HCl के साथ देख रहे हैं, मतलब एसिड के साथ है। तो एक बहुत ही सुंदर सी बात जो नीचे लिखी हुई, ये पढ़ो, एक बार इसको पढ़ा जाए कि मेटल के कार्बोनेट हो या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब आप इसको एसिड से कराओगे तो आपका सॉल्ट बनेगा, प्लस में आपका CO2 बनेगा, प्लस में आपका वाटर बनेगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन सी गैस बनेगी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप ये होते होते डिलीवरी ट्यूब से ले गए, और यस ये क्या रखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन है। प्लीज सब से नोट कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सलूशन है इसी को लाइम वाटर कहा जाता है। जब इसमें से ना आप CO2 गैस को पास कराओगे, इस रिएक्शन को नोट करो, तो आपके पास ये जो है क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आया होगा, और ये वाटर पे इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जब एक्सेस CO2 को पास कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, यस आपका एग्जैक्टली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि वाटर पे सॉल्युबल है। मतलब अगर लाइम वाटर में से भी ना एक्सेस CO2 को पास कराओगे तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। आगे बढ़ा जाए, चलो क्या है, यस और आपका, हाँ जी यहां पर है क्या, देखो आप बताओ, आपके पास 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, आपने क्या ऐड किया यार, आपने फिनोल्फथैलीन है। तो फिनोल्फथैलीन को जब बेसिक सोल्यूशन पे ऐड करोगे तो पूछ रहे बताओ सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, डैम शो पिंक हो जाएगा। फिर ऊपर से आपने HCl ऐड कर दिया, अब मुझे पता भैया HCl NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो पिंक कलर आया था वो डिसअपीयर हो जाएगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो फिर से क्या किया, कलर चेंज हुआ, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो HCl है उसने आके NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर NaOH ऐड करोगे फिर से पिंक आ जाएगा, है ना। तो वो आपसे कह रहा, तो इसमें लॉजिक है कि आपके पास ये जो बेस है और जो एसिड वो रिएक्ट करके आपका सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। आगे बढ़ा जाए, ओके सर। देखो चिपका, जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटाते हैं, वेट, चलो क्या, आ जाओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन बेटा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नोट कर लो कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है,
और जो आपके नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर है। आगे बढ़ा जाए। ओके सर, ये जो आपका एक्टिविटी 2.8 है, यहाँ से आप ये सीख रहे हो कि जो आपका HCl का सोल्यूशन है, कि जो सारे एसिड के होते हैं उन पे एक बात बहुत कॉमन होती है कि वो अपने एक्वेस सोल्यूशन पे आपका H+ मतलब हाइड्रोजन आयन दे रहा होता है। वजह सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है मैनेज कर पा रहा हूँ, एंड सॉरी थोड़ी सी अगर बफरिंग करी होगी तो आ जाओ। उसके बाद क्या है, अगर मान लिया जाए इस HCl की जगह, इस HCl की जगह बच्चा हम क्या ले लें, आपके पास अगर हम ले लें ग्लूकोज और अल्कोहल का सोल्यूशन, देखो अल्कोहल या ग्लूकोज का, तो उस केस में आपका जो ये बल्ब है ग्लो नहीं करेगा। बट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपका ग्लो कर जाता है। तो यही सीखा था कि ग्लूकोज और अल्कोहल के पास हाइड्रोजन है, उसके बावजूद भी वो एसिड क्यों नहीं बेटा, क्योंकि वो आपका टूट के H+ आयन नहीं दे रहे। बट ये आपका HCl हो गया, H2SO4 है, HNO3 है, ये आपका डिसोशिएट होकर आपको आयंस दे रहा है, इसीलिए हम कहेंगे इसको ये एसिड है। आप देख सकते हो बच्चा, जल्दी से इसको रीड किया जाए एक बार। The bulb will start glowing in the case of acid, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity, तो वो ग्लो नहीं करेगा। इस तो एक्टिविटी 2.9 की बात करते हैं यार। यहाँ पर ना आपके पास है क्या, एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछा गया कि HCl गैस को तैयार करने के लिए जो सेटअप लगता है उसे बनाया जाए। डन है क्या, तो है क्या, यहाँ पर आपके पास है NaCl, तो आप देख सकते NaCl है, और NaCl में आप ऐड कर रहे हो यार कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को। तो जब NaCl का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखते हैं तो आपको यहाँ कौन सा गैस बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है क्या कोई गैस बनेगा, तो आपका आंसर यस है। कौन सा गैस है आपका, HCl गैस है। उस HCl गैस को जब आप ड्राई लिटमस से पास करवाते हो तो कोई चेंज नहीं आता, बट वेट से करवाने पर आपका ब्लू से रेड हो जाता है। परफेक्ट आपका। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि जो आपका HCl गैस है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास H+ आयन नहीं है। बट अगर उसी को अगर आप मॉइस्ट से पास कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयंस ना, इसी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर जो गार्ड ट्यूब है, इस गार्ड ट्यूब से क्यों पास कराते हैं, ताकि आपका वो जो गार्ड ट्यूब के जो कैल्शियम क्लोराइड है, इसका फंक्शन पूछा क्या है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के आपका काम आता है। ओके बच्चा, चलो क्या है, किसी भी एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय ध्यान देना बिल्कुल कि जो एसिड को आपको धीरे धीरे ऐड करना चाहिए पानी पे विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। अगर वाटर को ऐड करोगे तो भाई जो हीट बनेगा उससे आपका जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है और उससे बर्न हो सकता है। आगे बढ़ा जाए। ओके सर, चलो क्या, ये इतने काम का नहीं है बेटा, एंड यस ये भी काम का नहीं है। बस ये ध्यान देना कि सॉइल के प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल का पीएच जो है वो मैटर करता है, और एक आइडियल जो पीएच है वो लगभग 5.5 से 7.5 के आसपास हो जाता है। डन, चलो क्या है, ओके एंड आपके पास चलो क्या, यहाँ देखो, अब यहाँ से ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास है क्या। देखो मैं एग्जांपल दूँ, वेट, कि कोई आपको सॉल्ट दे देगा और कुछ सॉल्ट से, जस्ट अ सेकंड, किसी भी सॉल्ट से यहाँ पर वेट आपका आई थिंक यही है, ये जो आपके समझ लो क्या, सोडियम क्लोराइड है। अब इस सोडियम क्लोराइड हो गया और साथ में ये कोई भी सॉल्ट देख के आपको बोलेगा बताओ इसका पेरेंट एसिड क्या है और पेरेंट बेस क्या है। एग्जाम्पल कैसे, अगर मुझे NaCl को तैयार करना है ना तो मुझे बेस लेना पड़ेगा, मान लो NaOH, और आपका जो एसिड आपका HCl है, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल है। तो जो सॉल्ट न्यूट्रल होता है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 ना। तो इसको एक बार इसको रीड करो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा, दोनों वीक है तो न्यूट्रल है। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो आपका एसिडिक है, वीक बेस और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस तो आपका बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो जो ध्यान रखना, एसिडिक सॉल्ट का पीएच आपका 7 से कम होता है, बेसिक का 7 से आपका ज्यादा होता है, और न्यूट्रल का एग्जैक्टली आपका 7 हो जाएगा। और लास्ट जो एक्टिविटी है ना, कहते हैं ना ये तो आंख बंद करे करना बच्चा। सुनो क्या है, कॉपर के सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। पहली बात तो कॉपर सल्फेट के पास 5 वाटर और मॉलिक्यूल होते हैं। जब आप इसको गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं, टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर के ड्रॉपलेट नजर आते हैं। कहां से आए, जादू हुआ नहीं सर। ये जो कॉपर सल्फेट है इसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज किया और आपका यस क्या बन गया, देखो पहले वो हाइड्रेटेड था। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि उसके पास वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद बच्चा, हाँ जी एग्जैक्टली, उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खोया तो एनहाइड्रस बन जाता है। तो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का वो व्हाइट बन जाता है। एंड यस ओके, अब उसके बाद उसके हम क्या देखते हैं, अगर उसमें फिर से आप वाटर को ऐड करोगे, देखो लिखा हुआ है कि आपके पास ऐड 2, 3, 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट
ऑप्टेन आफ्टर हीटिंग, तो फिर से हम देखेंगे आपका ब्लू कलर आ जाएगा। तो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम दिया जाता है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। और चैप्टर सेकंड का भी हमने खात्मा किया। और अब क्या सर इतना सारा करना पड़ेगा? नहीं यार, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में वास था, लेकिन चैप्टर थर्ड में अब इतना नहीं है। एक और बड़ी अनाउंसमेंट थी, हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 7 और 5 से एक सैंपल पेपर की सीरीज को स्टार्ट करना है। हालांकि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम साइंस के सैंपल पेपर मतलब कितने 5 सैंपल पेपर को 10 सेशन पे कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक सैंपल पेपर में एनरोल नहीं किया, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, सब एनरोल कर लो। करना कैसे? आपको एक स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आके मिल जाएगी। जब आप इसको एनरोल करेंगे तो आपसे एक प्राइज मांगा जाएगा 379। यस, तो कैसे आपको यहां पर कोर्स में एनरोल करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, गलती नहीं करनी है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, एक बार देखा जाए। ये जो लिंक है मैं यहां पर कॉपी करता हूं, आप यहां पर ओपन करना उसे, और यहां पर जो कॉपी करोगे यस, और यहां पर आ जाओ क्रोम पे। तो आपने सर्च किया तो यहां पर आपका आ जाएगा जो क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ज्वाइन बैच के ना क्लिक करना है इसको यार। तो क्लिक करोगे तो यहां पर आपसे मांगेगा हैव अ रेफरल कोड। तो हम सब ABK SHA हैं, तो आपके पास आपको कोड लगाना है GYAANI22। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे तो जो आपको 379 दिख रहा होगा बेटा, वो आपका हो जाएगा। यहां पर लेस अप्लाई करो एंड यस, यही कोर्स आपको 341 के अंदर मिल जाएगा। आप लॉगिन करना और सारी डिटेल्स को फिल करके इस कोर्स में एनरोल कर लेना। देखो आपको 10% का ऑफ मिल गया, GYAANI22। डन है क्या? ओके। और यहां बच्चे आपको साइंस, मैथ्स और SST तीनों के सैंपल पेपर मिल जाते हैं, और आपका 5 प्लस में 5 15 सैंपल पेपर है। डन, हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 ऑफ Feb से, और टाइमिंग है 8:15 PM टू 9:15 PM है। और यहां हम सेम फैमिली के हैं। एक कोड का यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलना ही है, आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं बोलूंगा आपसे इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ जी, ये कुछ काम के नहीं बेटा, ये कुछ काम की नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं। आ जाओ। हाँ जी, बस ये फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ये गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स हैं। और ये एक बार ये जो लिखा है ना आपका, ये याद से पढ़ लेना। ये वाला जो पॉइंट है, ये याद से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये पूरा फिजिकल का कह सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलो क्या, आ जाओ यहाँ पर। यस, ये भी काम का नहीं है बेटा, ये भी काम का नहीं है। आ जाओ एंड यस, ये सब बच्चे, ये वाला जो फिगर है ये ध्यान दो। ये CBSE ने डायरेक्टली पूछा हुआ है कि आपका क्या रिएक्शन होता है आपका स्टीमिंग। देखो हमने क्या सीखा हुआ है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे आपका अल्फीजान, अल से एल्यूमिनियम, फी से आपका आयरन, और Zn से आपका जिंक हो जाएगा। डन बच्चा, ये ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके वाटर के गैसियस स्टेट से रिएक्ट करते हैं। डन है क्या? ये बहुत डिमांडिंग होते हैं, इनको सिर्फ स्टीम ही होता है। तो इनका जो रिएक्शन है, और खासकर तो ये वाला, ये जो रिएक्शन है उसको अभी कॉपी में लिखो और ये काम आएगा। क्योंकि देखो अल्फीजान, ये सिर्फ ना ये कोल्ड से रिएक्ट करेंगे ना ये हॉट से, ये सिर्फ आपका स्टीम से रिएक्ट करते हैं। पक्का? ओके सर, आ जाओ। ये सब कर चुके ऑलरेडी बेटा, ये हम चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं, तो बार बार नहीं करना। यस, और मेरे ख्याल से अब यहाँ पर एक नाजीना ये रहा। यस, यहाँ देखो आयोनिक कंपाउंड होते हैं बेटा। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? जैसे आपका ये है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये आपका पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम क्लोराइड, आपका ये आपके जो है आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड्स अपने मॉल्टन स्टेट पे और एक्वस सोल्यूशन पे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आपके पास क्या देखो, आपके पास चाहिए, देखो दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है सबका? हाँ जी, यस। तो हमने क्या देखा इस केस में, आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स है, उनके पास आयंस होते हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आयंस हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव है। पक्की बात है? यस सर। चलो क्या है, अब मेरे ख्याल से शायद ही यहाँ पर कोई एक्टिविटी है। हाँ जी, मैं यस, आ जाओ। ये इससे कौन भूल सकता है? ये क्या दिखाता है यार? ये दिखाता है कि आपका कोरोजन के लिए क्या चाहिए होता है। जैसे आयरन की बात करते हैं तो आयरन की रस्टिंग के लिए कौन कौन से कंडीशन है। देखो पहले वाले केस में क्या है, आपका एयर भी है और आपका वाटर भी है। बोलो एयर भी है वाटर भी है बेटा, बोलो हाँ। तो एयर में आपका ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, तो आपका जो है रस्ट लग जाता है। पर सेकंड केस में आपने एयर को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वाटर है। थर्ड केस में आपने जो है वाटर वेपर ले लिया है। तो हम क्या देखते हैं, आपका जो सिर्फ और सिर्फ ए वाले पर रस्टिंग होती है, बाकी पे नहीं होती है। तो इससे ये सीखा गया कि आपका रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन फेवरेबल होते हैं। देखो मैंने कहा था ना चैप्टर थर्ड में तो है ही नहीं। आप सब अच्छे आ जाओ चैप्टर 4 पे। यहाँ तो मान लो ना के बराबर है, ना के। अब तो बच्चे को क्या लगता है हमें सारी करनी नहीं बेटा, आपने किसने बोला सारी नहीं करनी होती है। मुझे पता है, मैंने लास्ट के 10 ईयर्स को एनालिस किया हुआ है, उसके दम पे मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखो, सारा नहीं करना होता है। चलो क्या है, हाँ जी, ये भी नहीं करना आपको। और यहाँ बस सिर्फ एक है होमोलॉजस सीरीज का जो कि आपको करना होगा, एंड हम वहीं जा रहे हैं। यस, आ जाओ। ये एक्टिविटी बेटा 4.42 थोड़ा ध्यान दिया जाए। आपने क्या सीखा हुआ है? आपने सीखा हुआ है कि सच सीरीज ऑफ कंपाउंड जहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के एटम को सब्स्टिट्यूट करता है उसी को होमोलॉजस सीरीज कहते हैं।
और उसमें क्या सिमिलरिटी हम देखने को मिलता है बच्चा, ये देखो अगर मैं बात करूँ इन्हीं की, अगर मैं इन्हीं की बात करूँगा ना, ये अल्कोहल फैमिली की होमोलोगस सीरीज है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट मेंबर से सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ जाओगे तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है और साथ में मास जो है 14U से बढ़ रहा है। ये सारे के सारे सेम परिवार से, इसीलिए इनका क्या सेम होता है, इनका हाँ जी सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो मतलब ये जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो आपकी अलग होती हैं, वो बढ़ती चली जाती है। इस एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चलेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो बात की जाए इस चैप्टर पे, तो आपके पास हाँ यस यही आपकी एक्टिविटी जो बहुत दमदार है और यस मज़ेदार है। यस आपको इतना ही करना बचा, इस चैप्टर इतना ही करना बस। लास्ट में जो है ये सोप्स एंड डिटर्जेंट है, इसको अलग से पढ़ना। जो सोप्स एंड डिटर्जेंट है इसको अलग से पढ़ना कि देखो ये चैप्टर में ना जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर आप चाहोगे, देखो आपने मुझे बोला जो आप चाहोगे मुझे कमेंट करोगे सर नहीं हम चाहते हैं कि इसकी अलग से हो जाए, तो उसको मैं लेके आऊंगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो सोप्स और डिटर्जेंट है, कि जो सोप है यार ये आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है, जब ये काम कर रहा होता है तो सोप आपका सॉफ्ट वाटर में काम करता है, हार्ड में नहीं करता, क्योंकि हार्ड के पास क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं। और क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप को याद से कर लेना, ये बहुत जरूरी है। बार इफेक्ट बच्चा मैं जो VIP क्वेश्चन लेके आऊंगा वहां पर तो करवा ही रहा हूं। अब चैप्टर 5 तो है नहीं आपका, चैप्टर 6 हाँ जी, इस चैप्टर की NCERT एक्टिविटी को मिस नहीं किया जा सकता। ओके आ जाओ यहाँ पर एक्टिविटी 6.1 क्या मुद्दा सीखा है, बस ये ध्यान देना। इसमें ये सीखा है कि सर हम जो क्लोरोफिल होता है ना दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हो जो पार्ट आपका ग्रीन था, ग्रीन वाले ने आपका पॉजिटिव स्टार्च का टेस्ट दिया है, मतलब ब्लू ब्लैक में हो गया है। बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट था उसमें आपका ये ब्लू ब्लैक नहीं आया है, डन है। मतलब जो ग्रीन पार्ट है उसके पास क्या क्लोरोफिल है, तो यहाँ से यही सीखा है कि जो क्लोरोफिल है वो आपका एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, पक्का। और यहाँ पर जो अल्कोहल के सोल्यूशन का यूज किया जाता है ताकि हम जो क्लोरोप्लास्ट है उसको ब्रेक कर सके और जो जो क्लोरोफिल इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको वहां से हटाया जा सके। एक्टिविटी 6.2 की बात की जाए, बस यही मुद्दा ध्यान रखना। ये जो वॉच ग्लास है जहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपका ये जो प्लांट की जो लीफ है वो खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब कर दिया। लेकिन ये वाले पे तो अगर मैं यहाँ से एक प्लग करता हूँ लीफ को और यहाँ से A से करूँगा B से, तो B वाला केस जो है स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव देगा, मतलब ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, हाँ जी, बस ये ध्यान देना कि जो सलाइवा है, जो सलाइवा क्या करता है, इसके पास सलीवरी एमाइलेज है जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। बट आपका जो तो अगर कॉम्प्लेक्स स्टार्च को शुगर बना देगा तो क्या ये आपका पॉजिटिव स्टार्च का टेस्ट देगा, नहीं। अगर मान लिया जाए मेरे पास है क्या, अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब A है और एक टेस्ट ट्यूब B है, टेस्ट ट्यूब A में आपने सलाइवा को ऐड कर दिया, तो टेस्ट ट्यूब A में जैसे ही आपने सलाइवा को ऐड किया यार, तो यहाँ पर जो फूड आइटम है उसमें सलाइवा का जो है ये क्या करेगा, स्टार्च को शुगर बना देगा। तो स्टार्च तो रहा ही नहीं बेटा, तो लेकिन जो B वाला है उस पर आपने कुछ नहीं करा, तो B वाला पॉजिटिव स्टार्च का टेस्ट देगा, बाकी वो नहीं देगा। आगे बढ़ें क्या, हाँ जी, हाँ लाइम वाटर टेस्ट है, ये सेम हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ से ये सीखा कि जो एक्सेल्ड एयर होता है वहाँ पर आपका CO2 है जो कि लाइम वाटर को मिल्कीनेस ला देगा। रेट ऑफ ब्रीथिंग की बात की जाए तो हम क्या देखते हैं, जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेना होता है आपका एयर से जो डिजोल्व है। आगे आ जाओ, हाँ जी ओके। अब यहाँ पर NCERT की एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल से अब कोई भी काम की नहीं है। चलो क्या है, चैप्टर 7 की मैं आ जाओ। ये चैप्टर 7 की बात करते हैं तो चैप्टर 7 पे आपका एक हाइड्रोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म का जिक्र है जो आपको करना ही करना है। नीचे आ जाओ एंड मिलने वाला है। हमने क्या देखा कि प्लांट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, प्लांट में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो आपके पास एक्टिविटी 7.2 है ये यही दिखा रहा है कि आप देख सकते हो किस तरीके से जो प्लांट का जो शूट है वो सनलाइट की तरफ चला जाता है और जो प्लांट का जो रूट्स है वो सनलाइट से दूर है। तो एक जो सनलाइट की तरफ है वो पॉजिटिवली आपका फोटोट्रॉपिक है और जो एक उससे दूर है वो आपका नेगेटिवली आपका फोटोट्रॉपिक है। डन है बच्चा, तो ये ध्यान रखना है। सेम यहाँ पर आपके पास हाँ जी हाँ जी हाँ जी वेट आपके और ये खत्म खत्म खत्म। चैप्टर 7 में आपका ये जो हाइड्रोट्रॉपिज्म में ऐसी होता है, अगर मान लो सनलाइट की जगह आपका वाटर है तो हम देखते हैं जो रूट्स है ना वो वाटर की तरफ जाते हैं, जो शूट वाटर दूर है तो एक नेगेटिवली एक आपका पॉजिटिवली हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आप इसे कह सकते हो एग्जैक्टली। और यस ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। चलो कि अब यहाँ पर एक काम का होगा एग्जैक्टली कौन सा वाला, ये वाला। वेट आपका ओके ओके एंड ओके 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 चलो क्या एंड रुको वेट आपका यस ये वाला। यहाँ बड़ा एक्टिविटी जो 8.7 है यार, स्ट्रक्चर ऑफ सीड को ध्यान रखना है।
कुछ सीट ऐसे होते हैं जिनके पास 2 कॉटिलेडन होते हैं, उन्हें बोलते हैं डाई कॉटिलेडन, और जिनके पास एक होता है उसे बोलते हैं मोनोकॉटिलेडन है। डन है आपका, एक फ्यूचर का शूट देगा और एक बच्चा फ्यूचर का रूट देगा। डन है बच्चा, ये फिगर बहुत बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है। आप सीधा आ जाओ चैप्टर नंबर 9 में, आपको कुछ नहीं करना, चैप्टर नंबर 9 में कुछ नहीं करना बच्चा आपको। चलो चलो वो क्या है, आप सीधा कूदते हैं कहाँ पर, चैप्टर नंबर हम 10 पे कूदते बेट। आप देख सकते हो कि हम डरते ना कि ये करना वो करना है। देखो कितनी कुछ जो मेन है हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो मेन नहीं है वो करनी नहीं है आपको, मतलब मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। चैप्टर 10 की बात करते हैं। ओके आ जाओ सर आ जाओ, ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर 10 आपके पास है। ये जो स्पून है, स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है, ध्यान देना, वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और जो बाहर वाला वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अगर मेरे पास मान लो सन है, तो आपने क्या किया, आपने कॉनकेव मिरर की मदद से सन को एक, ये पूछा गया था सीबीएसई के एग्जाम पे पूछा गया, आपने क्या किया, सनलाइट ना, तो जो सन की जो रेस है उनको आपने कॉन्वर्ज किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बर्न करना चालू हो जाता है। देखो ऐसे, देखो पैरेलल रेज आ रही बेटा, जो तो पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो सारी की सारी कहाँ मिलेंगी, फोकस पे, तो वहाँ मैक्सिमम हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से पेपर बर्न हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेपर को अगर बर्न करना है, तो सिंपल सी बात है, जो पेपर है उसको आप उस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे रख दो, पेपर बर्न हो जाएगा। डन ना? ओके सर, ये एग्जैक्टली पूछा गया, एग्जैक्टली जो आपसे बात करिए। और यहाँ पर वेट आपका, यस चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चुन चुन के निकालेंगे, चुन चुन के, है ना, ओके चुन चुन के निकालेंगे। ओके ओके ओके, ऐसे मजा आना आराम से, हाँ यस करते चलो। यस, आपने कोई कॉइन को प्लेस किया पानी के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, वो जो कॉइन रेज होता हुआ नजर आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है यार, क्या आपका रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है और वो आपको रेज होता हुआ नजर आ जाता है। डन? यस सर। ये जो एक्टिविटी 10.10 है, यहाँ से तो पूरा ही टॉपिक आ जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में क्या सीखा था, ये जो इंसिडेंट रे है, देखो ये वाली, ये इंसिडेंट रे ये वाली, और ये जो आपका एमर्जेंट रे है, वो एक दूसरे के हमें पैरेलल नजर आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लगभग एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होती है, तो ये प्लीज ध्यान देना है। चलो एंड यहाँ पर यस, मेरे ख्याल से खत्म। चैप्टर नंबर देख लो 10 भी खत्म, इसमें 2 है जो आपके एनसीईआरटी एक्टिविटी से डायरेक्टली पूछा गया है। चलो चलो चलो, अब चैप्टर नंबर आप पहुंचते हैं 11 पर, तो वेट चैप्टर नंबर 11 पे और आ जाओ चैप्टर नंबर 11 पे। तो एक्टिविटी जो 11.1 है, पूरा टॉपिक है यार, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म है, समझो इसको। देखो ग्लास स्लैब की बात की जाए तो वहां पर जो इंसिडेंट रे थी वो एमर्जेंट रे के पैरेलल थी, बट यहां पर ये देखो, ये रहा जो इंसिडेंट रे है वो बेस से दूर जा रहा है बेटा, लेकिन जो एमर्जेंट रे वो बेस की तरफ जा रहा है। देखो जाना था इसको ऐसे, चला गया ऐसे, तो कुछ एंगल से मुड़ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने यहां से पूछे हैं कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो आपका द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। एंड बच्चा उससे बाद क्या पूछा है कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, जो 2 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके बीच का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंड देन यस, आपके पास ये ध्यान देना, ये जो आपका एमर्जेंट रे है ये कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डन है क्या? यस सर। एंड यस, खत्म। चैप्टर नंबर 11 की कहानी भी खत्म हो जाती है। 12 पे आ जाओ। 12 की एनसीईआरटी एक्टिविटी को मुन्ना भूलना जाना ये जरूरी है। यहां से तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा ओम्स लॉ एनसीईआरटी की एक्टिविटी 12.1 के बेस है। क्या कहता है ओम्स लॉ? कि पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट उसके बीच में सिंपल सा रिश्ता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका I, मतलब जैसा जैसा V करेगा वैसा वैसा I करेगा। ध्यान दिया जाए, इसके ऊपर नजर मारी जाए, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन पे लगाया जाए। किसके पैरेलल पे? जिस वायर पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। एमीमीटर को कहां लगाओगे सर? एमीमीटर को हमेशा सीरीज पे। किसके सीरीज पर? जिस पे आपको मेजर करना है करंट को। डन है क्या? 4 सेल आपको लेने हैं, आप पहले एक सेल का इस्तेमाल करोगे तो V1 मिलेगा, दूसरे 2 का करोगे V2, 3 का इकट्ठे करोगे तो V3 एंड 4 का इकट्ठे तो V4 है। और V1 V2 V3 V4 के लिए I1 I2 I3 I4 मिल जाएगा। और जब तुम ग्राफ खींचोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन आपका आने वाला है। ये देखो एग्जाम में ना ये करते क्या, एमीटर की जगह वोल्ट मीटर कर देंगे और वोल्ट मीटर की जगह एमीटर। और एक सुनो सुनो सुनो, एक सीक्रेट बात है, एमीटर का नेगेटिव, देखो इसका जो नेगेटिव है ना वो आपका नेगेटिव से लगेगा
और इसका जो प्लस है बेटा वो प्लस से लगेगा। सेम वोल्ट मीटर कहानी है, ध्यान रखना, ये किसी को पता नहीं होती है, ठीक है। और ग्राफ देखा आपने कैसे निकाला, आपने यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ खींच दिया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पूछा गया क्या बता रहे हैं कि वी जो है आपका आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर, चलो 12.3 से ये सीखा था हमने कि जो R है बेटा, नीचे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हमने क्या सीखा, R लेंथ जो है वो आपका रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली हो जाता है। दोनों फैक्टर को जोड़ोगे तो यहाँ से रो निकलेगा, रेसिस्टिविटी। और ये ध्यान दो, रेसिस्टिविटी आपका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। चलो एंड चलो अब बढ़ते हैं हम कहां पर, यस आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जहां पर जब रेसिस्टर्स को R1 आपका R2 R3 तीनों को सीरीज पर है, सीरीज पे करंट क्या होगा, सेम होगा, बट ये जो वोल्टेज है आपका, जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ हमने सीखा था RS इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3 है। और जो आपका R की वैल्यू आती है, ये जो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू R1 R2 R3 तीनों से बड़ी हो जाती है। ओके, इसके वजह से न्यूमेरिकल्स ही बहुत पूछे जाते हैं बेटा। अब आपके पास पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल R1 है आपका, R2 है आपका, R3 है, पैरेलल पे है ये जो वोल्ट मीटर है वो आपका वोल्टेज नापेगा, तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज है, बट ये जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है I1 I2 आपका I3 पे। और यहां से मुद्दा क्या है, तब मुद्दा देखो, ये रहा मुद्दा, ये रहा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। उसके बाद और ये जो RP की वैल्यू आएगी वो तीनों रेसिस्टेंस से आपकी छोटी होगी। चलो क्या, बस बच्चा इसको इतना ही करना है। अब आ जाओ चैप्टर 13, जो आप सबकी परेशानी है, बट इस परेशानी का सलूशन मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। चैप्टर 13 के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यार 50 VIP क्वेश्चंस अपलोड करने जा रहा हूँ। एंड यस, अगर आप सब ने इस लेक्चर को बहुत प्यार दिया एंड यस 3 के लाइक की तरफ आप ले गए, तो पक्की बात है हम इस चैप्टर के अलग से मस्त तरीके से यार जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, बस आप मुझे बताना, ठीक है। लेकिन टारगेट है 3 के लाइक्स का। क्या सीखा आपने यहाँ पर, जो आपका जो वायर है, इस वायर में से आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, तो हम क्या देखते हैं, पास रखे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ जाता है। इसका मतलब जो करंट है, करंट आपका सोर्स है किस चीज का, मैग्नेटिक का, तो मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डन बच्चा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट टाइम ये जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर जी था, इन्होंने ये नोटिस किया था। चलो क्या है, उसके बाद क्या है, आपने इस 13.2 से ये सीखना है कि अगर मेरे पास व्हाइट पेपर है, उसके नीचे मैग्नेट है, उसके ऊपर आपने आयरन की फाइलिंग्स कर दी, तो जो आयरन की फाइलिंग्स है वो सारे के सारे एक पैटर्न पे अरेंज हो जाते हैं। तो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा कि आयरन के फाइलिंग्स क्यों पैटर्न पे अरेंज हो गए। सिंपल सी बात है यार, उन सब में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उनको अलाइन कर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। और यस, ये जो पैटर्न बन रहा है इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। पक्की बात है, जो हम मानते हैं कि नॉर्थ से एमर्ज हो रहा है और साउथ पे आपका मर्ज हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके ओके ओके, डन बच्चा। हाँ जी, देखो है क्या, आप कंपास निडल की मदद से ना मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, ये साउथ पोल है, और रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको वेट, इसका कलर लेते हैं आपका, हाँ जी ये रहा, देखो ये आपका साउथ है बोला, हाँ डन, और ये आपका नॉर्थ पोल है। तो आपने क्या करना है, आपने कंपास निडल को रखना है। तो मुझे पता है कंपास ये साउथ है, तो कंपास का नॉर्थ यहाँ जाएगा, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नॉर्थ इज साउथ है, सेम वही कहानी है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ करते 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 बन जाएगा। तो ऐसा मानेंगे जहां पर कंपास का नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, तो नॉर्थ कहाँ देखो, ये नॉर्थ कहाँ, ये इधर, तो कंपास का जहां नॉर्थ पॉइंट कर रहा है वहां से बनाओगे, तो आपका फील्ड लाइंस कहां से निकलेगा, नॉर्थ से निकल के कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ध्यान देना, पक्की बात है। ओके सर, ओके देखो ये इतना काम का नहीं बेटा, ये वाला इतना काम का नहीं, इसके नीचे आ जाओ, इसकी ये काम का है कि आपके पास है क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग कनेक्टर है, तो उसके अराउंड जो फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने देखा है आपका, है ना। और इसके रूल को कि क्या डायरेक्शन होगा, उसके रूल के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहे होते। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप इमेजिन करो कि करंट कैरिंग कनेक्टर को होल्ड करना है, वैसे होल्ड नहीं करना, करंट लग जाएगा, है ना। तो जो थंब है वो पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, और थंब जो पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन पे, जो ये जो आपके फिंगर्स रैप कर रही हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे देगा। डन। ये सर्कुलर, ये जो जितनी भी एक्टिविटी है इसमें तो सारी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कॉइल आपका, तो हम उसमें क्या देखते हैं, आपका जो सेंटर पे जब क्लॉकवाइज लूप में क्लॉकवाइज करंट है, नोट कर लो, तो आपका सेंटर पे साउथ पोल बनेगा, और लूप में जो एंटी क्लॉकवाइज तो आपका नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये ड्रॉ करने के लिए आता है सॉलिनॉइड। और आपका सॉलिनॉइड में है क्या, आपने एक
कह सकते हैं ना एक बहुत सारी लूप है कनेक्ट कर दिया आपने। और साथ में ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड आपका। तो हमारे जो पैटर्न बनता है बेटा ये एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। जो एंड आपका प्लस से कनेक्टेड है वो साउथ पोल बन जाता है, जो माइनस से है वो आपका नॉर्थ पोल बन जाता है। एंड यस, ये लगभग बाहर मैग्नेट की तरह से मिलाता है। और आप सोलिनॉइड की मदद से क्या बना सकते हो? हाँ जी, आप बना सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। करना क्या है, उसके कोर में सॉफ्ट आयरन का यूज करना है और वो इतने जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्पोररी मैग्नेट आपका बन जाता है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे रखते हो तो आपको उस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। ऐसा इस एक्टिविटी 13.7 ने बताया। और हाँ, अगर आप यहाँ पर इसकी पोलैरिटी को चेंज करोगे तो हम क्या देखते हैं? हाँ जी, कि आपका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को चेंज करोगे तो फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब जो ओवरऑल जो फोर्स है वो डायरेक्शन में डिपेंड करेगा और साथ में स्ट्रेंथ किसकी डायरेक्शन पे? करंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेंथ किसकी वजह? करंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके चलो क्या, और मेरे ख्याल से यहाँ में कुछ काम का नहीं है। चलो चलो और चलो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर, और हाँ चैप्टर नंबर 15 पे। आपका ये छोटू मोटू सा चैप्टर है जहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यार। सबसे पहला बोलो क्या है हमने क्या सीखना है? यस एग्जैक्टली, कि आपके पास कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो आपके बायोडिग्रेडेबल है और कुछ वेस्ट ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एक डिकम्पोज हो जाता है नेचुरली, एक नहीं हो पाता है ना। चलो क्या, और ये फूड चेन पे ना, फूड चेन पे आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि आप फूड चेन जल्दी से ड्रॉ कर लो। ऐसे पूछा हुआ है कि आपको एक फूड चेन ड्रॉ करना है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, आराम से हो जाएगा ये। डन है बेटा? ओके एंड यस। और हमने क्या देखा था कि जब किसी पेस्टिसाइड का इनटेक हो जाता है और धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का नाम दिया जाता है। ओके ओके ओके, एंड इस तरीके से यहाँ पर चलो क्या, ओके खत्म, अच्छा खत्म 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 खत्म। यस देखो, अब आप खुद देखो कितने मस्त तरीके से हमने लगभग पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज किया। अब आप मुझे तो आसान है ना, पता हम क्या करते हैं? हम गलती ये कर रहे होते हैं ना कि हम एक दिन पे एक चैप्टर करना ही बेटा। आप ट्राई करो एक दिन पे सारे चैप्टर कर लो, तो इससे तक क्या होगा? इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मुझे ये करना ये नहीं करना। तो आपको ना पूरा रोड मैप बना हुआ है। हम बहुत डिले कर रहे होते हैं काम को, अगर ये काम हम पहले करते तो कितना आसान है। देखो बस यही ना कि सर पहले आप मिले नहीं है, ऐसे कहना चाह रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया बेटा। और भी कुछ फरमाइश हो बताना मुझे, एंड इस तरीके से हमने कंप्लीट। और बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच। एक बोले गए AVKSH रॉक्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो पूरे एनसीईआरटी एक्टिविटीज था उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने हैं, और साथ में जो टारगेट है 20K व्यूज और 2K लाइक्स इन सिंगल डे। कुछ ग्रैंड प्लान कर रहा हूं मैं, लेके आऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो अच्छे बच्चों की तरह लाल बटन दबा देना। टेक केयर गर्ल्स, एंड जाते जाते बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।